अब हम देखते हैं कोशिका की संरचना। देखिए हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। यहाँ पे हमने अभी तक भूमिका देख ली, भूमिका या इसको हम परिचय भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के जीवों के उदाहरण लेके हमने समझा था कि सभी जीव जो होते हैं वह कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के जीव हो, चाहे पादप हो, सूक्ष्मदर्शी हो या कोई भी जीव हो। तो उसमें हम भूमिका में ये चीज़ें ले ली। उसके बाद भूमिका के बाद हमने एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, या एक कोशिकीय जीव व बहुकोशिकीय जीव, ये देख लिया था। इसके बाद हमने कोशिका के विविध प्रकार देख लिए थे। विविध प्रकार की कोशिकाएं या कोशिका में विविधताएं देख ली थी, ठीक है। कोशिकाओं में विविधता या विविध प्रकार की कोशिका, हमने इसमें इनके आकार देख लिए थे। आकार, हमने इनकी आकृति देख ली थी और हमने संख्या भी देख ली थी कि किस प्रकार से कोशिका का आकार अलग अलग जीवों में होता है, उनकी आकृति कैसे होती है, साइज और आकृति की सारी चीज़ें। उसके बाद उनकी संख्या के बारे में देख लिया था कि कोशिकाएं जो होती है वह अलग अलग जीवों में उनकी संख्या जो होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है। छोटे जीव में कम होगी, बड़े जीव में अधिक होगी। तो यह सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। अब हम ये सारी बातें करने के बाद अब हमें ये देखना है कि वास्तव में कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संगठन क्या है, उनके क्या घटक है जिससे मिलके कोशिका बनी होती है और वो अपने कार्यों को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाती है। तो यह समझने के लिए हमें कोशिका की संरचना को समझना पड़ेगा, उनके विभिन्न प्रकार के अवयवों को समझना पड़ेगा और तब जाके हमें कोशिका के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो अब हम देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की जो संरचना होती है यह विभिन्न प्रकार के घटकों से होती है, जिसको हम कोशिका अंग कहते हैं। कोशिकांग क्या कहते हैं? कोशिकांग। और यह कोशिकांग जो होते हैं यह कोशिका के अंदर विभिन्न या विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जो होती है वह एक जीवित संरचना होती है। और यदि हम कोशिका को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम सुगमता की दृष्टि से हम कोशिका को 3 भागों में प्रमुख बांट सकते हैं। नंबर 1 जो होता है वह कोशिका झिल्ली, या इसको हम बोलते हैं प्लेज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी इसमें होता है कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा होता है इसमें केंद्रक। यह 3 प्रमुख भाग होते हैं कोशिका के। यदि पादप कोशिका है तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और एक मोटी लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका द्रव के अंदर और भी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कोशिकांग। यह कोशिकांग कौन से होते हैं? यह कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं,
राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसके अलावा सेंट्रोसोम होते हैं। तो यह विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं और हर कोशिका अंग का एक विशिष्ट कार्य होता है और इन विशिष्ट कार्यों के कारण ही कोशिका जो है वह हमारे जीवन की मौलिक इकाई होती है, क्योंकि हर कोशिका अंग का एक विशिष्ट कार्य होता है और वह इस प्रकार से एक पूरे कार्य को या एक पूरे जीवन संबंधित जो हमारे शरीर में कार्य होते हैं वह एक कोशिका के अंदर भी होते हैं। इसलिए तो एक कोशिकीय जीव में सारे कार्य एक कोशिका के द्वारा होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय में हमने समझ लिया था कि कोशिकाएं समूहों में होकर कामों को बांट लेती है, जिसको हम कोशिका का श्रम विभाजन कहते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ कोशिका की संरचना हमें देखनी है। हम यहाँ पे कोशिका की संरचना के अंतर्गत हम एक वेल डेवलप कोशिका या जिसको हम सुविकसित प्रकार की कोशिका कहते हैं उसका हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में कोशिका अंग किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, केंद्रक, उसकी प्लाज्मा झिल्ली, उसको समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम यूकेरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका को भी ले लेंगे, क्योंकि दोनों भी क्या है, यूकेरियोटिक है, लेकिन दोनों में तब भी कुछ न कुछ असमानताएं है। क्या अंतर है उसको यहाँ हमें समझने में दोनों में आसानी हो जाएगी। तो दोनों संरचनाओं का हम डायग्राम बना के हम उसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये कोशिका अंगक दोनों में पाए जाते हैं। अब बनाते हैं हम डायग्राम। अब हम डायग्राम की सहायता से यूकेरियोटिक कोशिका को यहाँ पे उसका चित्र बनाते हैं और उसके बाद उसको एक एक कोशिका अंगक को उसमें समझते हैं, उसकी स्थिति क्या है और उसकी किस प्रकार से कोशिका के अंदर उसकी स्थिति रहती है। तो हम यहाँ पे यूकेरियोटिक कोशिका में दो कोशिकाओं को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। इसको मैं कह सकता हूँ कि यह सुविकसित प्रकार की कोशिका है। इसमें कोशिका अंग उपस्थित होते हैं तथा झिल्ली युक्त पाए जाते हैं। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक तरफ मैं जंतु कोशिका और एक तरफ हम पादप कोशिका का डायग्राम बनाते हैं। पादप, पादप कोशिका। जंतु कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। को जंतु कोशिका जो होती है वह अधिकतर टाइम जो होती है वह गोलाकार या अंडाकार होती है। वैसे इसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता, लेकिन हम अधिकतर समय की बात कर रहे हैं कि अधिकतर यह क्या होती है, गोलाकार या अंडाकार होती है। और इसके जो झिल्ली होती है वह जीवित होती है, अर्थात लिविंग होती है। ये हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे जो पादप कोशिका में, ठीक है, इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। यह दोनों संरचनाएं जो होती है इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। यह कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका तथा कोशिका के अंदर के जो कोशिका अंगक होते हैं उनको बाह्य वातावरण से यह अलग रखने का काम करती है। दोनों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दोनों का काम क्या होता है, बाह्य वातावरण से कोशिका को अलग रखना। अर्थात इसकी जो प्रकृति होती है वह अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह होती है। अर्थात इनके अंदर सभी पदार्थ न जाके यह कुछ पदार्थों को ही इस कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने के लिए यह परमिशन देती है, अर्थात इजाज़त देती है, जिसके कारण इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ इस झिल्ली से होते हुए ही आता है, चाहे पानी हो, चाहे खनिज लवण हो,
या ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, यह सभी पदार्थ कोशिका के लिए अति आवश्यक होते हैं और इनका आवागमन जो होता है इस कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही होता है। अर्थात सभी पदार्थ न जाके कुछ पदार्थों को ही यह अंदर तथा बाहर जाने में मदद करती है, इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी हम कहते हैं। चीज़ क्लियर हो रही है कि यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सभी पदार्थों को बाहर जाने आने से परमिशन नहीं देती, बल्कि कुछ पदार्थों को ही यह कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने देती है। अब पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर और एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? कोशिका भित्ति, जो कि काफ़ी कठोर होती है तथा कोशिका को एक संरचनात्मक आवरण भी प्रदान करती है। अर्थात यह यांत्रिक सहारा प्रदान करने के साथ साथ ही कोशिका को रक्षात्मक कवच प्रदान करती है। इसी कारण कोशिका, पादप कोशिका का जो आकार होता है वह लगभग निश्चित होता है। तो इस संरचना को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। यह नॉन लिविंग होती है, अर्थात यह जीवित संरचना नहीं है, बल्कि अजीवित प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार से हम इसको यह है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब पादप कोशिका में एक बड़ी सी एक संरचना पाई जाती है जो कोशिका का अधिकांश भाग घेरे रहती है, जिसको हम वैक्यूल या रसधानी कहते हैं। इस प्रकार से एक बड़ी संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल या रसधानी। इंग्लिश में इसको वैक्यूल बोलते हैं और हिंदी में इसको हम रसधानी कहते हैं। इसको हम वैक्यूल। जबकि जंतु कोशिका में या तो किसी कोशिका में यह अनुपस्थित होते हैं, या होते हैं तो इसकी जो साइज होता है या इसका जो आकार होता है यह काफ़ी छोटा होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रसधानी। रसधानी। तो अब कोशिका के अंदर जो पूरा भाग पाया जाता है इसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और ये सारी संरचनाएं होती है यह कोशिका द्रव्य में ही पाई जाती है। यहां हम लिख देते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव दोनों में भी पाया जाता है, जंतु में भी और पादप कोशिका में भी। अब जंतु कोशिका में केंद्र में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको कि हम केंद्रक कहते हैं। जंतु कोशिका में यह अधिकतर भाग को घेरे रहती है। यह संरचना जो होती है यह डबल लेयर होती है और इसके बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम केंद्रक छिद्र के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार यह दोहरी झिल्ली वाली यह संरचना होती है। इस प्रकार से पादप कोशिका में यह संरचना केंद्र में न होके यह थोड़े साइड में होती है। उसका रीज़न क्या है कि यह जो वैक्यूल अधिकतर कोशिका के भाग को घेरे होने के कारण यहाँ पे केंद्र में यह केंद्रक जो होता है वह थोड़े साइड में स्थित होता है। इस प्रकार से यहाँ हम इसको केंद्रक बना देते हैं। इसमें भी यह दोहरी झिल्ली वाला संरचना होती है। इस प्रकार से इसमें भी बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक छिद्र। ये केंद्रक छिद्र है।
ठीक। अब इसमें कुछ जालिकाकार संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। इसमें भी जालिकाकार रचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। तथा एक और संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम केंद्रिका। यह होती है केंद्रिका। इसमें भी एक केंद्रिका पाई जाती है। ये क्या है? केंद्रिका। इसमें तरल पदार्थ पाया जाता है केंद्रक के अंदर जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। अब इसको नामांकित कर देते हैं। यह जो है सबसे बाहर, इसको बोलते हैं हम केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। इसमें भी सेम पाई जाती है केंद्रक झिल्ली। इसके बाद यहाँ पे ये जो है केंद्रिका। ये क्या है? केंद्रिका। इसमें भी पाई जाती है केंद्रिका। ये है आपकी केंद्रिका। अब इसमें जो ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम? केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र। इसमें भी केंद्रक छिद्र दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है ये क्रोमेटिन पदार्थ। ये क्या है? क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन क्रोमेटिन पदार्थ। ये वाला क्या है? क्रोमेटिन पदार्थ। अब इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। इसमें भी पाया जाएगा केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव। तो इस प्रकार ये केंद्रक की संरचना, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक छिद्र, क्रोमेटिन पदार्थ तथा केंद्रक द्रव। केंद्रक झिल्ली जो होती है यह केंद्रक के अंदर के जो पदार्थ तथा जो संरचनाएं होती है उसको इस कोशिका द्रव से अलग रखती है। मतलब उसमें पार्टीशन होता है। यह केंद्रक तथा जो यहाँ पे केंद्रक द्रव होता है उसके बीच में यह एक लेयर का काम करती है। इस केंद्रक छिद्र के द्वारा ही जो केंद्रक द्रव होता है तथा जो कोशिका द्रव होता है इनमें पदार्थों का आदान प्रदान होता है। यह जो क्रोमेटिन मटेरियल या जिसको हम क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं, यह क्रोमेटिन पदार्थ वास्तव में डीएनए का बना हुआ होता है जो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ संरचना को समझ रहे हैं। जंतु तथा पादप कोशिका न्यूक्लियोलस है। इस प्रकार से यह एक केंद्रक की संरचना हो गई। अब यहाँ पे हम कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव है इसके अंदर। अब दूसरी संरचना हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव में एक कोशिका अंगक पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। यह भी डबल झिल्ली का पाया जाता है। डबल झिल्ली इसमें पाई जाती है। अंदर की जो झिल्ली होती है यह इस प्रकार से वलयाकार संरचना होती है जो कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहलाता है। सेम संरचना आपको पादप कोशिका में भी दिखाई देगी, लेकिन पादप कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनकी संख्या कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जंतु कोशिका और जंतु तथा पादपों में एक अंतर है कि जंतु कोशिका जो होती है, जंतु जो होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, अर्थात इनको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि पादप जो होते हैं वह स्थित होते हैं, एक स्थान पे स्थिर होते हैं जिनको की ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया।
अब अगली संरचना हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे केंद्रक झिल्ली के पास से इस प्रकार से नलिकाकार संरचना पाई जाती है जो कि झिल्ली तक भी पहुँच जाती है। कौन सी झिल्ली? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली तक। इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस साइड भी पाई जाती है, इस तरह से संरचना पाई जाती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को एक प्रकार से यांत्रिक सहारा देने का भी यह काम करता है, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वह एक तो केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के बीच में यह पाया जाता है, तथा यह विभिन्न पदार्थों का इसमें संश्लेषण भी होता है, जैसे वसा और प्रोटीन से संबंधित होता है। तथा ऐसा कहा जाता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है इसका निर्माण भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होता है, जिसको झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। वो हम आगे जब प्लाज्मा झिल्ली देखेंगे उसमें इस चीज़ का हम वर्णन जरूर करेंगे। अब यह दो प्रकार का होता है, एक जिसमें छोटे छोटे दाने के समान संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि जिसमें यह दाने नहीं पाए जाते हैं इसको बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेम संरचना जंतु को पादप कोशिका में पाई जाती है, इसमें भी यह नलिकाकार संरचना पाई जाती है। इसमें भी रफ तथा स्मूथ प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे यह संरचना पाई जाती है, जिसमें दाने के समान संरचना, ये दाने के समान संरचना क्या है? राइबोसोम है। यह जिस पे पाई जाती है वह रफ, अर्थात इसकी जो ये होती है, झिल्ली होती है, वह खुरदरी हो जाती है, दाने दाने समान संरचना, जिसके कारण इसको खुरदुरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जंतु कोशिका में एक संरचना और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, इस प्रकार से संरचनाएं कुछ पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम, यह लाइसोसोम पादप कोशिका में, अधिकतर पादप कोशिका में यह नहीं पाए जाते। लाइसोसोम का मुख्य काम जो होता है, इसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पाचन संबंधित पदार्थों को यहाँ पे सिक्रेट करने का काम करते हैं। मतलब एंजाइम्स पाए जाते हैं, मुख्यतः इसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। चूँकि पादप में अपना भोजन खुद निर्माण करने की क्षमता होती है, इसमें भोजन को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें यह जो संरचना होती है वह नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में एक संरचना केंद्रक के पास में और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। इस प्रकार ट्यूब के समान संरचना होती है, इस प्रकार से, जिसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, यह सेंट्रियोल्स पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ये मेन संरचना सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, ये दो संरचनाएं आपको पादप कोशिका में यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। अब पादप कोशिका में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्लास्टिड। इस प्रकार से यह कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। ये इस प्रकार से यह होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड। अब यह प्लास्टिड जो होता है यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। प्लास्टिड ये क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तथा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट प्रकार के यह प्लास्टिड होते हैं। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए काम आता है, जो कि भोजन बनाने के लिए यह अत्यधिक उपयोगी होता है। और इसमें यह प्लास्टिड जो होता है वह अनुपस्थित रहता है। एक संरचना और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्जी बॉडी। यह गोल्जी बॉडी इसमें डेक्टियोसोम के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? डेक्टियोसोम। डेक्टियोसोम। अब इसमें कुछ और संरचनाएं पाई जाती है, जैसे ऐसे ट्यूब के समान संरचना पाई जाती है जिसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स। 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 इसमें भी कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती छोटी छोटी जिसको कि हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से यह एक पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका तथा एक पादप कोशिका का डायग्राम है। एक बार और समझ लेते हैं। सबसे बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो कि जंतु में भी और पादप में भी, दोनों में भी कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसका कि नेचर जो प्रकृति होती है वह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। अर्थात इनसे कुछ पदार्थ ही इसके अंदर तथा बाहर आ सकते हैं, इसलिए इसको सेमी परमेबल या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। दूसरी केंद्रक, जो कि दोनों भी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और केंद्रक का जो काम होता है यह कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाओं को या जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का प्रमुखता से इसका काम होता है। केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है जिसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक कहाँ है? केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक द्रव कहते हैं। तथा इसमें धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। केंद्रक जो होता है यह झिल्ली के द्वारा एक घिरा रहता है जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह भी द्विस्तरीय होती है तथा केंद्रक झिल्ली जो होती है वह कंटिन्यूअस या लगातार न होकर इनके छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे दो संरचनाएं दिखाई दे रही है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। जिसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं होते हैं उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहती है। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है तथा कुछ पदार्थों का संश्लेषण, जैसे लिपिड या वसा का इसमें संश्लेषण तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, क्योंकि राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। राइबोसोम की बात आई तो इसमें कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से भी राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसका प्रमुख काम क्या होता है? इसमें भी पाए जाएंगे, जिसका प्रमुख काम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। अब लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जिसमें कि पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें लाइसोसोम्स अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इसमें अपने भोजन का निर्माण स्वयं ही हो जाता है। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल्स केंद्रक के पास पाया जाता है, जबकि इसमें सेंट्रियोल्स अनुपस्थित होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, पर पादप कोशिका से जंतु कोशिका में, इसमें जंतु कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी संख्या अधिक होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसको सामान्यतः कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अब गाल्जी बॉडी, जिसका प्रमुख काम स्रावन का है, सिक्रेशन का काम होता है, यह पादप कोशिका में सुविकसित, जंतु कोशिका में सुविकसित पाया जाता है, जबकि यहाँ पे इसको डेक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। कोशिका के अंदर कुछ संरचनाएं, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि जंतु तथा पादप दोनों भी कोशिका में पाया जाता है। प्लेस्टिड जो होता है यह पादप कोशिका में पाया जाता है। यह क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तथा क्लोरोप्लास्ट प्रकार का होता है। क्रोमोप्लास्ट, और जब इसकी हम संरचना की बात करेंगे तो इसमें पूरी कंप्लीट रूप से इसको हम समझेंगे। अभी इसकी संरचना में हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें होती है। अब सेंट्रियोल हो गया, ट्यूब्यूल्स इसमें साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। इसके अंदर जो द्रव होता है इसको हम कोशिका द्रव कहते हैं। इस प्रकार से हम लिख देते हैं कोशिका द्रव। इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पूरा कोशिका द्रव पाया जाएगा। अब कोशिका द्रव और एक होता है जीव द्रव्य, दोनों में क्या अंतर है? कोशिका द्रव तथा केंद्रक को अगर मिला दिया जाए तो वह कोशिका द्रव होता है। केंद्रक प्लस कोशिका द्रव, ये बनता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य, या इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? यदि केंद्रक को निकाल दिया जाए तो कोशिका के अंदर जो बचा रहता है इसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। यदि केंद्रक है तो केंद्रक और कोशिका द्रव से हम जीव द्रव्य बनता है। तो यह दोनों संरचनाएं हमें इस प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिका की है। अब हम इसमें एक एक कोशिका अंगक को, उसका डायग्राम, उसके कार्य तथा उसकी पूरी संरचना को हम डिटेल्स में समझेंगे। तो इस प्रकार से यह सबसे पहले हम प्लाज्मा झिल्ली और उसके बाद इनके विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक को हम समझेंगे।